गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। लेक्चर 4 अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स किए हैं। पिछले का 2 पार्ट में लेक्चर्स हुआ है। तो बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली है, जैसे बॉन्ड यील्ड, गिफ्ट सिटी, ठीक है, और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, और भी पीछे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब हम लोगों ने कर लिया। मतलब यूनिट 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं यूनिट 4 पे, एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, अब इसमें देखना है, सबसे पहला टॉपिक है एफडीआई वर्सेस एफपीआई, उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे क्या होता है। तो पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एफडीआई और एफपीआई क्या, ठीक है। तो सबसे पहले एफडीआई मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आई मेंशन, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर फिर मेरे हिसाब से जैसे मैं चलता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि फॉरेन की कुछ कंपनीज होगी, ठीक है, वो इन्वेस्ट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, उसी को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे अभी फिलहाल एफडीआई दिख रहा है, ठीक है, जैसे सुजुकी, ठीक है, सुजुकी इंडिया में कोई प्लांट खोला, ठीक है, या प्लांट लगाया गाड़ी बनाने का ऑब्वियस, ठीक है, तो इसको कहेंगे एफडीआई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एफडीआई है स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आता है। लॉन्ग टर्म हम बताएं कि लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे, ठीक है, कैपिटल मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो उसमें हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो, प्राइमरी मार्केट एंट्री में एफडीआई जो होती है प्राइमरी मार्केट में एंट्री करती है, यानी कि वो रियल एसेट्स पे एंट्री करती है। लाइक कोई बिजनेस सेट करना, कोई लार्ज स्टेक खरीदना 10% से ज़्यादा, तो वो प्राइमरी मार्केट में खरीदती है। जैसे मैंने सुजुकी का एग्जांपल दिया। जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि टेस्ला की बात हो रही है, टेस्ला इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा टेस्ला, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एफडीआई कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले जॉब्स बढ़ेगी और जीडीपी भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो यही पे दिया हुआ, बिल्ड फैक्ट्रीज, क्रिएट जॉब, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये सब प्राइमरी मार्केट एंट्री के अंदर होता है, ठीक है। इंपैक्ट ऑन मार्केट क्या होगा, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या इंपैक्ट है, तो कैपिटल मार्केट में स्टेबल फाउंडेशन रखेगा, ऑब्वियस बात है कि कंपनी आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, ग्रोथ इंजन बढ़ेगा। तो बोलता है मनी मार्केट एंड रूपी इंपैक्ट, मनी मार्केट पे क्या होगा, स्टडी इनफ्लो, लेस इंपैक्ट ऑन डेली एक्सचेंज रेट, आरबीआई इंटरवेंशन डेली नीडेड फॉर एफडीआई, ठीक है। बेसिकली यही समझ में कि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो एफडीआई एंट्री करती है कितना परसेंट कर सकती है, उसके क्या रूट्स होते हैं, ठीक है, लाइक डायरेक्ट रूट, इनडायरेक्ट रूट, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेटिक रूट्स, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो एफडीआई समझ आ गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ये डायरेक्ट इंपैक्ट करता है कंपनीज के रियल एस्टेट, उसके बिजनेस को सेटअप करने में, ये सब डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल हम रखिएगा सुजुकी, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, वो एफडीआई है, ठीक है, और लिखा हुआ बाइंग लार्ज स्टेक ग्रेटर देन 10%, ठीक है, ज़्यादा खरीदते हैं 10% से, तो हो गया एफडीआई। अब चलते हैं एफपीआई, एफपीआई को ही कहते हैं एफआईआई, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दोनों सेम ही बात है, एफपीआई और एफआईआई। तो यहाँ दिया हुआ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बेसिकली डायरेक्ट कंपनी मतलब कंपनी के रियल एस्टेट और ये सब बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके उसके स्टॉक्स और बॉन्ड्स में ये करना, इन्वेस्ट करना। तो जैसे शॉर्ट टर्म फोकस होता है, सेकंड मतलब जैसे ही कुछ रिस्क लगा यहाँ से मार्केट से पैसा निकल जाता है, तो यही बताएं सेकेंडरी मार्केट एंट्री होती है एपीआई के, यानी कि बाइंग स्मॉल स्टेक्स लाइक लेस देन 10% फॉर प्रॉफिट, ट्रेडिंग शेयर्स, बॉन्ड फॉर प्राइस डिफरेंसेस, ये सब के लिए होता है। तो बेसिकली अगर हमको ये समझना है कि इसका इंपैक्ट क्या मार्केट पर पड़ेगा, तो कैपिटल मार्केट इंपैक्ट हाई वोल्टिलिटी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी हॉट मनी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई कंपनी है, जैसे बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि एफपीआई, एफडीआई, ये सब समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो जब हम लोग एफपीआई की बात करते हैं तो समझ लेना है कि कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए उसके बॉन्ड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है एफपीआई। जैसे रिलायंस है, ठीक है। अब रिलायंस की शेयर होल्डिंग पैटर्न आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ये रिलायंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें प्रमोटर का स्टेक 50% है दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 2025 में प्रमोटर का स्टेक 50% है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन एफआईआई, ये दिख रहा होगा एफआईआई, ठीक है, ये देखो एफआईआई का कितना है, 19%, ठीक है। अब इसमें अभी जैसे यहाँ पे मेंशन है, देखो यहाँ पे मेंशन है बाइंग स्मॉल स्टेक लेस देन 10% फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 10% से कम ही खरीदेगा, ठीक है। उसमें ये देखना पड़ेगा कि एफआईआई में जैसे यहाँ पे मेंशन है 10% दिया हुआ है, अब एफआईआई में भी बहुत सारी कंपनीज होगी, ठीक है, लाइक गोल्डमैन सैक्स, ये सब अलग अलग कंपनी है फॉरेन की जो इन्वेस्ट करती है इंडिया में। तो ये टोटल मिला के 19.09% हुआ, ठीक है। कोई एक का स्टेक ऐसा नहीं है कि 19% है, ये बहुत सारी कंपनी एफआईआई है जिसके स्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, कभी 19.16 हो रहा है, 19.07 हो रहा है, 19.21, 18.65 फिर 19.09, यानी कि आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, घट पड़ा है इसका। तो यहाँ पे देखो यही यही चीज मेंशन किया कि हाई वोलेटिलिटी होती है, तो यही हाई वोलेटिलिटी हुई कि कभी 22% है, आज के डेट में 19% हो गया, तो ये हाई वोलेटिलिटी हो गया। जैसे देखो ड्राइव्स, बुल्स एंड बियर्स का शार्प करेक्शन एग्जांपल अर्ली 2025, ठीक है। अभी मार्केट जो निफ्टी का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि जो कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट थोड़ा बहुत भी देखते हो, न्यूज़ देखते हो, तो उसमें आता होगा कि एफआईआई का इंडिया में इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है, बहुत सारे रीजन की वजह से, वो भी दिखेंगे आगे। तो जैसे देखो मनी मार्केट एंड रूपी इंपैक्ट, तो यहाँ दिखा हुआ इनफ्लो, रूपी बिकम स्ट्रॉगर, ठीक है। अगर इनफ्लो होता है तो रूपी स्ट्रॉन्ग होता है, आउटफ्लो होता है तो रूपी क्रैश करता है। तो अभी के केस में एफआईआई आउटफ्लो कर रहा है, ठीक है, आउटफ्लो, इंडिया से पैसा बाहर ले जा रहा है, ठीक है। मतलब हर दिन अगर एफआईआई का सेलिंग देखोगे तो 800, 900, 4000, 5000 करोड़ रुपया इंडिया से बाहर निकल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि इंडियन मार्केट में फॉरेन एफआईआई का या एफपीआई का इंटरेस्ट घट रहा है, ठीक है। अब वो बहुत सारे रीजन की वजह से होता है और वो सब सारे स्टैटिक में कवर होता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी होगा, मेंशन होगा, आगे देखते हैं, हो सकता है मेंशन होगा, क्योंकि मैं खुद डायरेक्ट ये जो भी पढ़ा रहा हूँ वो रियल टाइम एग्जाम्पल से पढ़ा रहा हूँ। इसके पीछे कोई ऐसा मैंने पहले से ये कर नहीं रखा ये टॉपिक, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो रियल टाइम में बता रहा हूँ, जो भी एग्जाम्पल से जो भी है, ठीक है। तो अभी जैसे ये इन्फ्लो बताया, रुपी बिकम स्ट्रॉगर, अगर मान के चलो मार्केट अच्छा कर रहा हो, जैसे 2020 के बाद 2021 में मार्केट का एक बुल रन शुरू हुआ था, ठीक है, तो इंडिया में इन्फ्लो बढ़ गया था जिसके कारण रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब आज के डेट में जब $1 के बराबर देखोगे तो बहुत बार यहाँ पे न्यूज़ में भी फ्लैश कर रहा था कि $1 92 रुपये का हो गया, $1 91 रुपीज़ का हो गया। एक इस पे ये भी था, मीम भी था कि $1 प्लस 91 पता है इंडिया का कूड़ है, ठीक है, 91 के बाद नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब ध्यान देखो, समझ दिखाओ, मार्केट मूवर है, जबकि ये एफडीआई स्टेबल ग्रोथ इंजन है। तो अब हम लोग को मतलब अगर कोई पूछ दे कि एफडीआई और एफआईआई में, एफपीआई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है किसी कंट्री के लिए, ठीक है, मतलब ऐसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये दोनों पूछे कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वो आप
अपने हिसाब से सोचो कि क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग ने एफडीआई एफपीआई का ये किया। अब देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये देखो डेफिनेशन इसके अंदर आ जाएगा एफडीआई का। तो जैसे देखो लिखो एज पर आरबीआई बुलेटिन इंडिया नेट एफडीआई इन्फ्लो फेल बाय 96%। अब यहाँ दिखा रहा है कि नेट एफडीआई भी इन्फ्लो 96% से गिर गया, ठीक है, इन FY 25 कंपैरिजन टू FY 24 डिस्पाइट राइज इन ग्रॉस एफडीआई इन्फ्लोज, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि 96% से गिर गया। अब देखो एफडीआई के बारे में दिया हुआ कि इसको कैसे गवर्न रेगुलेट किया जाता है, तो इसके लिए फेमा एक्ट है, ठीक है। फिर कंसोलिडेटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है, रूल्स 2019 ये सब के थ्रू रेगुलेट होती है। इस वजह से इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। फिर देखते हैं ग्रॉस एंड नेट एफडीआई, ठीक है, ये क्या होता है। अब ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्स में होते हैं और ये सब स्टैटिक वाले पोर्शन में अच्छे से पढ़ना। तो ये ग्रॉस एफडीआई नेट एफडीआई, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ग्रॉस एफडीआई। तो ये ग्रॉस मतलब ये होता है टोटल, ठीक है, टोटल। तो यहाँ पे देखो लिखा होगा ग्रॉस एफडीआई क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एंटिटीज डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ इंडिया। अब एफडीआई पढ़ा, ध्यान रखना इसको, ध्यान अच्छे से ध्यान रखना। एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बिजनेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एंटिटीज डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोडक्टिव एसेट्स पे लगा हुआ, जैसे कोई प्लांट खोल रहा है तो प्रोडक्टिव एसेट्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसी को कहते हैं ग्रॉस एफडीआई, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आया, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जबकि नेट एफडीआई क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन इनवर्ड एफडीआई इन्फ्लोज एंड आउटवर्ड एफडीआई इन्फ्लोज, मतलब कि जो नेट वाला बात हो गया, नेट एफडीआई का बात हुआ, उसका मतलब हो गया कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है। अगर सिंपल लाइन में इसको समझना है तो ये समझ सकते हैं कि नेट एफडीआई मतलब हो गया कि असली कितना बेनिफिट हुआ, रियल में कितना बेनिफिट हुआ, यानी कि नेट पैसा जो कंट्री में बचा, ठीक है, इसको कहेंगे ये नेट एफडीआई, ठीक है। मतलब कि यही सिंपल सा अगर मतलब कोई ये दे दे कि ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई में क्या डिफरेंसेज है, तो ग्रॉस जैसे दिखे तो दिमाग लगाना है टोटल का बात कर रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस जैसे दिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इनफ्लो का बात कर रहा है, ठीक है। जबकि नेट एफडीआई का क्या बात हो रहा है, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक। अब जैसे इसका मेन फोकस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जबकि नेट एफडीआई में एक्चुअल गेन को मेंशन होता है, एक्चुअल गेन पता चलता है कितना गेन हुआ है, ठीक है। जो ग्रॉस एफडीआई हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि नेट एफडीआई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये सब स्टैटिक में पढ़ना है, इसका ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। जैसे रियल टाइम में ये मेजर कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और ये ट्रेंड समझने के लिए ग्रॉस एफडीआई का इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया ग्रॉस और नेट एफडीआई में। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने उस टाइम पे बताया कि अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे एक ऑटोमेटिक रूट है, तो बोलता है प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि अगर एफडीआई इंडिया में ऑटोमेटिक रूट से आता है तो उसके लिए अप्रूवल आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल ऑफ सेक्टर्स विद 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट, यहाँ से पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है, ठीक है, यूपीएससी का। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कूल एंड लिग्नाइट, एक्सप्लोरेशन ऑफ वाइल्ड एंड नेचुरल गैस, एयरपोर्ट चाहे ग्रीनफील्ड हो एंड एग्जिस्टिंग हो। बहुत लोग को आज तक ये नहीं समझ में आता कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में क्या अंतर है, ठीक है। ये क्या है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड बेसिकली तुम एकदम सिंपल भाषा में समझना चाहो तो ग्रीनफील्ड हो गया कि कुछ नया बना, ब्रांड न्यू, कुछ समथिंग बना, ठीक है। ब्राउनफील्ड हो गया कि कुछ बना हुआ था, कोई एयरपोर्ट बना हुआ है, अब उसमें कुछ काम वगैरह करके कुछ नया उसमें इनबिल्ड किया गया, नया नया टेक्नोलॉजी डाला गया या नया कुछ उसमें रियल एस्टेट और भी पॉइंट्स डाले गए, तो वो ब्राउनफील्ड का पार्ट हो। ग्रीनफील्ड मतलब एकदम ब्रांड न्यू कि कहीं कुछ बना हुआ नहीं है और वहाँ पे एयरपोर्ट बना रहा है, तो हो गया ग्रीनफील्ड। अब ब्राउनफील्ड की कहीं कुछ बना हुआ है, अब उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दी तो वो ब्राउनफील्ड हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो लिखा हुआ कि अप्रॉक्स, जैसे यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस में 100% एफडीआई। अब बोलता है अप्रॉक्स 90% ऑफ एफडीआई इन इंडिया इज नाउ अंडर ऑटोमेटिक रूट। ये बता रहा है कि लगभग जितना भी इंडिया में एफडीआई आ रहा है उसमें 90% ऑटोमेटिक रूट से ही आ जाता है, 10% ही है जिसके लिए गवर्नमेंट रूट लेना पड़ता है। तो दो तरह का रूट एफडीआई आने का, एक हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है, और दूसरा हो गया गवर्नमेंट, ठीक है। अब चलते गवर्नमेंट रूट। प्रायर गवर्नमेंट नाम से ही पता चला, प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेल कन्फर्म द कंडीशन स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स अप्रूवल। अब ये सोचने वाली चीज़ है कि ये ऐसा जगह होगा जहाँ पे मतलब कि क्रिटिकल एरियाज होगा इंडिया का, जहाँ पे बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का ये होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आती है, कोई भी कंपनी का मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ लॉटरी बिजनेस, तो इसका तो मेन काम ही है, जैसे ब्रांड ड्रीम इलेवन, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे ड्रीम इलेवन ये लॉटरी है, इसमें बेसिकली गेम के लिए खिलाते हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरीज, गैम्बलिंग एंड बेटिंग इंक्लूड कैसीनो, चिट फंड, नीडी कंपनी, सेक्टर डू नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से ऑटोमेटिक एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशन में, ठीक है। इसलिए देखते हो कि वहाँ पे आईआरसीटीसी की मोनोपोली है रेलवे में, ठीक है। इसके अलावा कोई और कंपनी लिस्टेड नहीं है, ठीक है, या कोई और कंपनी ऐसा नहीं है जो बिजनेस कर सकता है। रेलवे में सिर्फ आईआरसीटीसी का ही कैटरिंग सर्विसेज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ की स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है रिलेटेड टू एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया, तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड बताया हुआ है, जैसे एफडीआई इनफ्लो 36%, 71%, 81%, मतलब ये एफडीआई का इनफ्लो इंडिया में बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे कोई पूछ दे कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगी कभी कि कितना डेटा था, डायरेक्ट पूछेगी कि कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में एफडीआई का इनफ्लो इंडिया में, तो यहाँ पे इसके हिसाब से तो ये सही है, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में। फिर सेक्टर वाइज ट्रेंड्स, जैसे इंडिया सर्विसेज में 19%, इसमें एफडीआई का इनफ्लो है, ठीक है। उसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फिर ट्रेडिंग को, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ कि शेयर्स ऑफ शेयर सोर्स कंट्रीज, कहाँ से कितना एफडीआई आ रहा है टोटल एफडीआई का, तो 30% सिंगापुर से आ रहा है, 17% मॉरिशस से, 11% यूएसए से आ रहा है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब आगे चलते हैं एफपीआई। अगर क्या ऊपर तो हम लोगों ने एफपीआई या एफआईआई समझ लिया, जैसे लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं एज पर एनएसडीएल एफपीआई हैव सोल्ड कैश शेयर्स वर्थ 2.02 ट्रिलियन इन द कैलेंडर ईयर थ्रू अक्टूबर 01, ठीक है। अब ये अक्टूबर 01 का बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक देखा जाए कि अभी तक कितना हो गया, तो लगभग 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल कर चुके हैं इंडिया में एफपीआई, यानी कि मास सेलिंग चल रही है एफआईआई की। तो यहाँ पे बोलता है एफपीआई के बारे में बताया, एफपीआई कैन होल्ड मैक्सिमम 10% ऑफ एन इंडियन कंपनी टोटल पेड अप कैपिटल, ठीक है। मतलब बेसिकली कि मैक्सिमम 10% ही खरीद सकते हैं कोई भी कंपनी में उसका टोटल पेड अप कैपिटल का। तो बोलता है एक्सीडिंग दिस 10% का एफपीआई कैन डाइवेस्ट सेलिंग ऑफ द सरप्लस शेयर्स रीक्लासिफाई देमसेल्फ एज एफडीआई, ठीक है। अगर 10% से ज़्यादा खरीदते हैं तो उसके उनको अपने आप को एफडीआई के रूप में रिक्लासिफाई करना पड़ेगा। तो बोलता है आरबीआई एंड सेबी फ्रेमवर्क और रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू एफडीआई इशूड इन 2024 मेड फॉलोइंग प्रोविजन। बोलता है रिक्लासिफिकेशन शैल नॉट बी परमिटेड इन सेक्टर प्रोहिबिटेड फॉर एफडीआई लाइक चिट फंड गैम्बलिंग। ये सब हम लोग देखे थे कि गवर्नमेंट रूट से ही काम होता है, ठीक है। फिर बोलता है एफपीआई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल आर रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड नीडेड इंडियन इन्वेस्टर्स कंपनीज कंकरेंस, ठीक है। मतलब
कि बेसिकली ये बोल रहा है कि एफपीआई जो इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट अप्रूवल्स के थ्रू होगा, किसके लिए, जो इंडिया का बॉर्डर कंट्रीज है। ऑब्वियसली समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो गवर्नमेंट उससे वॉच रखेगी ना कि भाई गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ पर से पाकिस्तान इंडिया में कितना हो सकता है कि वो धीरे धीरे किसी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते चले जाए, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इस पर वॉच रखती है, ठीक है। तो ये हो गया एफडीआई पे, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया एफडीआई पे। अब आगे चलते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि आरबीआई रिमूव्स प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स टू ओपन अ स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट, ठीक है। बेसिकली एसबीआई सॉरी आरबीआई रिमूव कर दिया प्रायर अप्रूवल, ठीक है, फॉर बैंक्स के लिए टू ओपन स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट, स्पीडिंग अप रुपी बेस्ड ट्रेड इट्स सेटलमेंट एंड सपोर्टिंग द इंटरनेशनल ऑफ इंडियन रुपी। अब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है। तो बोलता है कि जैसे यहाँ पे मेंशन है एसआरबीआई मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2022 टू इनेबल एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स टू इनवॉइस एंड सेटल ट्रेड इन इंडियन रुपी। अभी भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पे बेसिकली अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो एसपीवीए क्या है, कोई फॉरेन बैंक है, ठीक है, और फॉरेन बैंक का अकाउंट, ठीक है, इंडियन बैंक में रुपीज़ में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मान के चलो एसबीआई है, ठीक है, और कोई फॉरेन की बैंक है जैसे संघाई बैंक या एचएसबीसी कोई भी बैंक हो गया बाहर का, ठीक है। अब ये बैंक का मान के चलो कि एचएसबीसी का इंडिया में जैसे कोई कंपनी है, सॉरी फॉरेन में कोई कंपनी है जो ट्रेड करती है, ठीक है, फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया के लिए, ठीक है। तो उसको इंडिया में एक अकाउंट चाहिए होगा, ठीक है, और वो अकाउंट में जो करेंसी होगी वो रुपये में होगी, ठीक है। तो यही जो करेंसी है उसको कहते हैं स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट, वॉस्त्रो, ठीक है, वॉस्त्रो अकाउंट। फिर बोलता है तो यही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि एसआरबी मैकेनिज्म जुलाई 2022 में किया गया ताकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है इनवॉइस का जो भी सेटलमेंट है वो इंडियन रुपीज़ में, जिससे क्या होगा कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वॉस्त्रो मतलब अगर ऐसे समझना चाहूँ ना कि इसका मतलब ये होता है योर अकाउंट इन आवर बुक्स, ठीक है। वॉस्त्रो का मतलब ये होता है, ठीक है, यही चीज़ है। इसको बेसिकली आरबीआई से अप्रूवल मिला हुआ रहता है वॉस्त्रो अकाउंट को, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ वॉस्त्रो अकाउंट रेफर्स टू ए फॉरेन बैंक अकाउंट हेल्ड इन डोमेस्टिक बैंक इन द लोकल करेंसी, यही इसी को कहते हैं वॉस्त्रो अकाउंट। एग्जांपल दिया हुआ है इफ यूएस बैंक होल्ड्स अकाउंट इन इंडियन बैंक इन रुपी इट इज एसबीआई वॉस्त्रो अकाउंट, ठीक है। एसबीआई का एग्जांपल दिया हुआ। अब इसमें आगे ये सब चीज़ दिया हुआ होगा, मतलब ज़्यादा डिटेल में इसको करेंगे नहीं। और सेम चीज़ नॉस्ट्रो अकाउंट में सेम चीज़ होता है, ठीक है। नॉस्ट्रो में यही सेम चीज़ अपोजिट हो जाता है, वाइस वर्सा, कि कोई इंडियन है, कोई इंडियन कंपनी है जिसका फॉरेन में कोई अकाउंट है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, तब हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। मतलब वॉस्त्रो हो गया इन फॉरेन का कंपनी का इंडिया में कोई बैंक अकाउंट है रुपी करेंसी में, तो वो वॉस्त्रो हो गया। जबकि नॉस्ट्रो हो गया क्या कि इंडिया की कोई कंपनी है फॉरेन में और उसका अकाउंट है और उसके सेम लोकल करेंसी उसमें होगा फॉरेन करेंसी, ठीक है, इसी को कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। अब इसका आगे डिटेल देख लेना, ठीक है। व्हाट इज एन इंटरनेशनल करेंसी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब हो गया। फिर बोलता है स्टेप्स टेकन फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, ठीक है, क्या स्टेप्स लिए गए। तो जैसे आरबीआई का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान हुआ 2024-25 में, जिसमें क्या बोला गया, परमिटिंग आईएनआर अकाउंट आउटसाइड इंडिया एंड एक्सटेंडिंग आईएनआर डिनोमिनेटेड लोन्स टू पर्सन रेसिडेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कि उन लोग के लिए भी एक आईएनआर अकाउंट खोला जाएगा जो बाहर रहते हैं, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। फिर एक प्रोजेक्ट लाया गया स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी इंटरनेशनलाइजेशन के लिए रुपीज़ के लिए किया गया, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें है रिलेटेड न्यू रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये नीर और रीर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट में लेकिन आप समझे क्योंकि ये स्टैटिक है। तो नीर और रीर में ये अंतर है कि जैसे दोनों का फुल फॉर्म देखोगे तो एक नॉमिनल का बात करता है और रीर जो है वो रियल का बात करता है, ठीक है, नॉमिनल और रियल। तो यहाँ पे जैसे नीर का बात करते हैं, ठीक है, तो नीर क्या होता है एकदम सिंपल भाषा में, रुपी का वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेट के अगेंस्ट मल्टीपल करेंसीज को लेकर, ठीक है। मतलब कि रुपी का वेटेड एवरेज, ठीक है। जैसे कि अगर ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर नॉमिनल और रियल में हम लोग ये देखते हैं तो नॉमिनल और रियल बेसिकली बताता है रियल मेजर से कंट्रीज करेंसी वैल्यू अगेंस्ट बास्केट ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स करेंसी एडजस्टेड फॉर रिलेटिव इन्फ्लेशन। यहाँ रियल में इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, ठीक है, मतलब ये क्लियर पिक्चर देता है रीर, ठीक है, इन्फ्लेशन को लेकर। जैसे अगर इंपॉर्टेंट अगर ऐसे बना लिया जाए कि नीर और रीर मतलब किसका किस करेंसी का, ठीक, एक्सचेंज रेट मतलब किसके वैल्यूएशन के हिसाब से कितना अच्छा है और कितना खराब है। जैसे इन्फ्लेशन को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे नीर में इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, नॉमिनल बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे रील में एडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब जैसे इसका क्या नेचर है तो ये नॉमिनल का बात करता है जबकि ये रियल का बात करता है। इसका मेन पर्पस क्या, पर्पस इंपॉर्टेंट है दोनों का, ठीक है। ये बताता है नीर करेंसी का स्ट्रेंथ को, ठीक है, जबकि रील क्या बताता है उसके कम्पिटिटिवनेस को। ऑब्वियस बात है ना कि अगर सोच के देखो कि इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट करके बताता है तो ये रियल पिक्चर देता होगा, ये बताता होगा कि कितना कंपटीटिव है हम लोग का रुपया या हम लोग का एक्सचेंज रेट दूसरे के। जैसे कि यहाँ एक्सचेंज रेट का बात करें, जैसे अभी आज के डेट में बोलते हैं ना कि $1 इक्वल टू कितना 92 या 93 रुपीज़, ठीक है। तो ये बताता है कि $1 में अभी 92 रुपीज़ खरीदा जा सकता है, ठीक है, $1 का 92 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे रियलिस्टिक कौन ज़्यादा है इस दोनों में, तो ये रियलिस्टिक ज़्यादा है रील, ठीक है, रियलिस्टिक। तो यहीं पे बताता है कि यहाँ पे सिंपल दिया हुआ कि रील होता है रिलेटिव इन्फ्लेशन को बताता है। अब बोलता है इट इज डिराइव बाय एडजस्टिंग द नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉर रिलेटिव कंज्यूमर प्राइसेस, यानी रीर इक्वल टू क्या हो गया, नीर इनटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि नीर और रीर का जब भी कॉन्सेप्ट आए तो कंपटीटिवनेस जब बात आए तो वहाँ पे रीर आता है क्योंकि वो रियल पिक्चर देता है, ठीक है। ये नीर जो है नॉमिनल वैल्यू करेंसी का बताता है, ठीक है, बहुत सारे बास्केट ऑफ करेंसीज के हिसाब से, ठीक है, जबकि रीर जो है एडजस्टेड नीर को बताता है, ठीक है, फॉर इन्फ्लेशन। ये चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं रेमिटेंस टैक्स। अब इसमें रेमिटेंस टैक्स में पहले ये समझना कि रेमिटेंस किसको कहते हैं, ठीक है। रेमिटेंस मतलब कि समझ लो कि इंडिया के लोग फॉरेन में रहते हैं, ठीक है, और फॉरेन से इंडिया में पैसा भेजते हैं, ठीक है, अपने फैमिलीज को, ये सबको, तो ये हो गया रेमिटेंस। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि यूएस हाउस अप्रूव किया वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है। बेसिकली ये ऐसा कर दिया है कि बाहर जो फॉरेन इंडियंस है या कोई भी और भी कंट्री के, वो अगर इंडिया या रिस्पेक्टिव कंट्रीज में कहीं पर भी भेजते हैं अपना पैसा, ठीक है, तो उस पर एक टैक्स लगा, तो उसी को कहा रेमिटेंस टैक्स, ठीक है। तो
जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि द न्यूली प्रोविजंस विल बी इफेक्टिवली फ्रॉम 1 जनवरी 2026। क्या डेफिनेशन है रेमिटेंस का? द मूवमेंट ऑफ फंड फ्रॉम द कंट्री ऑफ वर्क बैक टू ए होम कंट्री नोन एज रेमिटेंस। सिंपल बात है। इंडिया एकदम इसको एग्जांपल है कि इंडिया है और यूएसए है, ठीक है। एक बीटेक करके को टेक्नोलॉजी का बीटेक करके इंजीनियरिंग करके यूएसए गया, यूएसए में कोई कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। अब वो जो वहाँ कमा रहा है डॉलर्स में, फिर उसको कोई इंडिया में भेज रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? रेमिटेंस कहेंगे, ठीक है। अब बोलता है रेमिटेंस इनफ्लो डबल टू USD 118.7 बिलियन इन 2023-2024, ठीक है। मतलब डबल हो गया रेमिटेंस का इनफ्लो। जैसे यहाँ दिया हुआ, अब ये इंपॉर्टेंट है, टॉप 5 सोर्सेज कंट्रीज फॉर इंडिया जहाँ से रेमिटेंस आता है, ठीक है। जैसे कि यूएस से सबसे ज़्यादा 47%, उसके बाद यूएई, यूके, सऊदी अरबिया एंड सिंगापुर। अब यूएस जनरली लोग को पता ही रहता है कि ये सबसे ज़्यादा यहाँ से रेमिटेंस आता है, लेकिन यूएस के बाद है यूएई, ये इंपॉर्टेंट है, यूएई, इसको ध्यान रखना, ठीक है। टॉप 3 रिसिपेंट स्टेट इन इंडिया, जहाँ सबसे ज़्यादा ये रेमिटेंस आता है इंडिया में स्टेट में, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। फॉरेन से महाराष्ट्र में भेजते हैं लोग, फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ रिसिपेंट कंट्रीज, टॉप करता है, ये सब दिया हुआ, ठीक है। वे हेड ऑफ सेकंड प्लेस मैक्सिको, मतलब सेकंड नंबर पर रेमिटेंस जो सबसे ज़्यादा आता है वो मैक्सिको में आता है, मैक्सिको, ठीक है। अब होता है सिग्निफिकेंस ऑफ रेमिटेंस फॉर इंडिया, तो यहाँ दिया हुआ है कि ओवर 10% ऑफ इंडियाज 1 ट्रिलियन ग्रॉस करंट अकाउंट इनफ्लो इन FY 2025, ठीक है। 10% से ज़्यादा। ट्रेड डिफिसिट सपोर्ट रिप्रेजेंटेड 47% ऑफ इंडियाज $287 बिलियन मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना है कि टॉप कहाँ से कर रहा है, टॉप 5 कंट्रीज कौन सा है, ठीक है, ये देखना। अब आगे चलते हैं। India's outward remittance for overseas education fell to an 8-year low liberalized remittance scheme। अब यहाँ पे liberalized remittance scheme है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। FTA। अब बेसिकली यहाँ पे FTA के बारे में दिया हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब एक एग्रीमेंट है ट्रेड का जो फ्री है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया एंड यूके अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ FTA आफ्टर 3 ईयर ऑफ फॉर्मल टॉक्स। 3 साल का बात करने के बाद FTA ये दोनों के बीच में अनाउंस हो गया, कंक्लूड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे काफी चीज़ यहाँ पे मेंशन होगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे की हाईलाइट क्या है इंडिया यूके FTA, तो जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट विद जीरो ड्यूटी एक्सेस टू यूके मार्केट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंडिया विल कट levies on 90% ब्रिटिश प्रोडक्ट सोल्ड इन कंट्री, ठीक है। तो अब देखो FTA समझना इंपॉर्टेंट है। FTA क्या होता है? FTA अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक टू एग्री टू रिड्यूस एलिमिनेट कस्टम टैरिफ। सिंपल समझो कि FTA बेसिकली क्या होता है। FTA कि कोई भी दो देश के बीच में, ठीक है, एग्रीमेंट होता है जिसमें बोला जाता है कि टैरिफ को, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह होगी, ठीक है, इसको कम करना या जीरो कर देना, ठीक है। ट्रेड रूल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज को ओपन कर देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ होगा क्या इंडिया और अगर यूके के बीच में होगा, तो सिंपल बात है कि अगर ये तुम्हारा टैरिफ वगैरह कम होगा तो ट्रेड बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। जॉब्स भी क्रिएट होंगे, ये सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हायरार्की ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो क्या हायरार्की है, जैसे कि इकोनॉमिक यूनियन बोलता है डिपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन ETC। ये इकोनॉमिक यूनियन का बात कर रहा है कि यहाँ पे डिपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं कि कॉमन मार्केट, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, हार्मोनाइज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद आता है कस्टम यूनियन, जीरो ड्यूटी ट्रेड एमंग कंट्रीज, ठीक है, जीरो ड्यूटी रहता है। फिर आता है CECF CEPA, एडिशनल एग्रीमेंट ऑन एरियाज लाइक रेगुलेटरी इशूज, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, गवर्नेंस, डिस्प्यूट ETC। फिर आता है FTA, रिड्यूस टैरिफ ऑन मोस्ट गुड्स, ठीक है। मेजर गुड्स जैसे FTA इंडिया के बीच में, इंडिया यूके के बीच में, तो यहाँ देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट विल एंजॉय जीरो ड्यूटी एक्सेस। तो यहाँ पे वही चीज मेंशन है कि रिड्यूस टैरिफ ऑन मोस्ट गुड्स। फिर बोलता है, फिर आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, रिड्यूस टैरिफ ऑन द एग्रीड नंबर ऑफ गुड्स, उसको कहते हैं PTA, ठीक है। ये डेफिनेशन अच्छा है, मतलब ये समझने के लिए है यार कि अच्छा है, इसको मतलब स्टैटिक वाले पोर्शन में इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो बोलता है कि इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ, कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। अब ये देखो EFTA कंट्रीज कौन कौन से हैं, यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। जैसे कि यूरोपियन फ्री ट्रेड मतलब कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कौन कौन सा है, तो आइसलैंड, लिंचेस्टन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्रीज है। तो ये FTA नेशंस है, तो ये इंपॉर्टेंट है, FTA नेशंस पूछ सकता है, ठीक है। अमंग दिस स्विट्जरलैंड इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय नॉर्वे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है स्विट्जरलैंड है, उसके बाद नॉर्वे, ठीक है। इट इज द फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन बाय इंडिया टू इनकॉर्पोरेट ए बाइंडिंग कमिटमेंट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू इन्वेस्टमेंट जॉब क्रिएशन। अब ये सब वही सब बोल बच्चों होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब आएगा, ये सब चीज़ होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बेसिकली क्या है, ठीक है। एक बेसिकली समझ लो कि बहुत बड़ा स्कीम है, ठीक है, जिसका गोल क्या है, इंडिया का एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है, बढ़ाना। तो बेसिकली एक तरह का फ्लेक्सिबल डिजिटल सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसको हेल्प मिले। तो इसके लिए बेसिकली बजट रखा गया, फाइनेंशियल आउटले 25,000 करोड़ का रखा गया, ठीक है, जिसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया कि 2025 से लेकर 2031 तक के में ये इसको पूरा कर लिया जाएगा। अब टारगेट क्या रखा गया, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, लेदर सेक्टर हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स हो गया, ये सारे जो सेक्टर है उसमें ग्लोबल कंपटीशन है, ठीक है। तो उसी को मतलब कि इनहांस करने के लिए ये किया गया, ठीक है। जैसे कि इसी के अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे निर्यात प्रोत्साहन करके, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करें, निर्यात प्रोत्साहन में एक तरह का फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा, ठीक है। जैसे निर्यात दिशा, ठीक है, निर्यात दिशा जो यहाँ दिया निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात दिशा, तो ये निर्यात प्रोत्साहन क्या हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, जबकि निर्यात दिशा में नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे कि नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब क्या हो गया, ट्रेनिंग दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, मार्केट का नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो और ये इंपॉर्टेंट है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, ठीक है, ये जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगा इसके लिए, तो वो होगा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब यही सब चीज़ दिया हुआ। इस मिशन का बेसिकली क्या एम हो सकता है, MSME को सस्ता फाइनेंस देना, एक्सपोर्ट के लिए रेडी बनाना होगा, इंडिया का प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करना होगा, ये सब चीज़ होगा। अब जैसे अभी रिसेंटली अभी ऐसा समझा कि इंडिया का एक्सपोर्ट का लैंडस्केप क्या है आज के डेट में, कि मतलब स्टेटस क्या है इंडिया का एक्सपोर्ट का, तो GDP का 21% एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है। 45% जो है एक्सपोर्ट MSME करता है, ठीक है। ग्लोबल शेयर में सिर्फ 2.5% का रूल है इंडिया का, ठीक है, जो कि लोग है इसके हिसाब से इसको इंप्रूव करना, इसी के लिए तो लाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है। बस इतना ही है इसको समझने के लिए। अब इसे नीचे दिया हुआ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर, ये अपने आप खुद से पढ़ लो, ठीक। तो इसी के साथ यूनिट 4 खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है। और मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ गो टू टाइप, मतलब जो एग्जाम्पल्स जो भी आ रहा है सब यहीं पे आ रहा है और उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़। अब जैसे ये देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है यूनिट 5, अब हर यूनिट को ऐसे ही पढ़ना, ठीक है, कि ताकि कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में हो। अब जैसे ये देखो
इसमें आ गया द इकोनॉमिक्स ऑफ प्राइस, ठीक है। अब इसमें यही सब सप्लाई डिमांड का कवर है, ठीक है। तो ये बेसिकली पढ़ना है कि कैसे इकोनॉमी वर्क करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह, इन्फ्लेशन प्लस प्राइस इलास्टिसिटी, ये सब है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये सब पढ़ना है। तो ये सब अभी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर 4 यहीं पे खत्म होता है।